हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा एमटीपी है। एमटीपी विच इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखो, इसका मतलब क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसके नाम को समझो कि प्रेगनेंसी का टर्मिनेट, स्टॉप हो जाना। कैसे? मेडिकली। ठीक है। जब वॉलंटरी स्टॉप कराई जाए प्रेगनेंसी। एक होता है अबॉर्शन, कि अपने आप ही जो फीटस है उसका ख़त्म हो जाना, मतलब प्रेगनेंसी स्टॉप हो जाती है। एक होता है अबॉर्शन जो एक्सीडेंटली होता है। एक होता है मेडिकल टर्मिनेशन एमटीपी, जिसमें इंड्यूस्ड अबॉर्शन होता है, मतलब जो फीटस है उसको इंड्यूस कराया जाता है कि प्रेगनेंसी ना हो, कि प्रेगनेंसी को बंद कराना, एक तरह से स्टॉप करवाना मेडिकली। ठीक है। तो इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन बिफोर फुल टर्म। बिफोर फुल टर्म क्यों? कि भाई एक लिमिट टाइम पीरियड के बाद में ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है। उसमें फिर बच्चे की और माँ की जान, बच्चे की तो खैर अगर मेडिकल टर्मिनेशन करा रहे हो तो बच्चे की तो खैर कोई परवाह है नहीं, लेकिन उसमें जो मदर है उसकी भी जान को खतरा हो जाता है। ठीक है। और उसमें फिर कई हमारे राइट्स वगैरह भी आ जाते हैं, इलीगल फिर उस चीज़ में आ जाता है वो। में भी अगर आप लोग थोड़ा बहुत अपडेटेड रहते हो तो एक टाइम पीरियड के बाद जाके कितना भी कोर्ट वगैरह में चले जाएं, एमटीपी अलाउड नहीं होती है। वो कुछ ह्यूमन राइट्स वगैरह में कुछ आता है। ठीक है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और एमटीपी इज़ इंड्यूस्ड अबॉर्शन, जिसमें इंटेंशनल या वॉलेंटरी टर्मिनेट प्रेगनेंसी को स्टॉप करवाया जाता है। ठीक है। साल में ये आपका अप्रोक्स जो डाटा है वो बताया हुआ है कि 45 से 50 मिलियन एमटीपीज पूरे साल में पूरे वर्ल्ड में परफॉर्म होती हैं, जिसमें से which accounts to 1/5 of the total number of conceived pregnancy in a year। मतलब एक साल में जितनी प्रेगनेंसीज होती हैं ना, उनमें से 1/5 पोर्शन को एमटीपी मेडिकली टर्मिनेट करवा दिया जाता है। ठीक है। तो एक तरह से ही लगा लो जो पॉपुलेशन कंट्रोल में भी इसका रोल है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पता नहीं चलता है और प्रेगनेंसी या कंसीव हो जाता है, तो तब क्या होता है कि क्योंकि एक मंथ में तो डेट नहीं आती है, तो कहते हैं कि यार मे भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस की वजह से डिले हो गया हो। ठीक है। तो लेकिन उसके बाद तब तक तो 1 मंथ का बेबी हो जाता है ना, कई बार पता नहीं चल पाता, तो तब मेडिकली टर्मिनेट करवाया जाता है उसको। ठीक है। किट वगैरह आती है या फिर सर्जिकली रिमूवल भी होता है। ओके। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन डिक्रीजिंग में इसका रोल होता है, बट हमेशा इसका जो यूज़ है वो पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो आजकल जो एमटीपी है उसको करवाने के लिए पूरा कोई नोटिस वगैरह चाहिए होता है, लगा लो एक टाइम पीरियड के बाद। ठीक है। तो whether to accept or legalize MTP or not being debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious and social issues involved in it। इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ क्या होता है कि हमारे इंडिया में ना पहले अगर हम लोग कई देशों की बात करें, अगर हम लोग अमीरात जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर एमटीपी लीगल नहीं है। मतलब कोई जो लेडी है अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो वो उसको प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू रखना पड़ेगा, चाहे वो रेप विक्टिम ही क्यों ना हो। तो वहाँ पर जो एमटीपी है वो लीगल नहीं है। हमारे यहाँ पर लीगल है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक ही। ठीक है। तो ये बताया हुआ है कि भाई कई लोग क्यों लीगल नहीं है, कि भाई इमोशनल, कि भाई यार ये तो गलत है, हम किसी जान को कैसे मार सकते हैं, ये तो भगवान के वो है। एथिकल में यही कि भाई नहीं, मॉरली। ठीक है। एक रिलीजियस में कि भाई जो हमारा धर्म है वो कहता है कि नहीं, किसी को हम किसी बच्चे को मार नहीं सकते। वो सबकी वैल्यूज़ होती है ना, या फिर सोशल की समाज कहता है कि नहीं भाई बच्चे को मारना तो गलत है, उसमें उस बच्चे की क्या गलती। इस तरह से कुछ बोलते हैं। तो इसलिए कई देशों में, कई कंट्रीज़ में जो एमटीपी है वो लीगल नहीं है। ठीक है। अगर हम लोग अपनी इंडिया की गवर्नमेंट की बात करें तो हमारे इंडिया में जो एमटीपी है वो 1971 में लीगलाइज हो गई थी, लेकिन कुछ कंडीशंस रखी गई थी कि ताकि इसका मिसयूज़ ना हो। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी को ये पता चल जाए कि भाई जो पैदा होने वाली बच्ची है लड़की है, तो भी एमटीपी करवा देते हैं। तो इसलिए कुछ कंडीशंस रखी गई हैं। अगर आप किसी भी जो इस तरह के जो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर मैटरनिटी वगैरह देखी जाती है, तो वहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि यहाँ पर जो लिंग जांच है वो नहीं की जाती है। ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा कोई पकड़ा जाता है तो उसका लाइसेंस ही कैंसिल हो जाता है, और लिंग जांच करके फिर वो एमटीपी करवा देते हैं ना, तो इसलिए ये चीज़ इलीगल रखी गई है।
फीटिसाइड, ये लिखा हुआ है ना कि इलीगल फीटिसाइड विच आर रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया, क्योंकि हमारे इंडिया में काफ़ी चीज़ें इस तरह की होती हैं कि भाई लड़की नहीं पैदा होनी चाहिए। खैर अब पहले के प्रपोर्शन, पहले के कंपैरिजन में अब चीज़ें काफ़ी चेंज हुई हैं, लेकिन बहुत होती है, अभी भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है चेंज बिल्कुल ही हो गया है कि होती नहीं है, लेकिन अभी भी होता है, चोरी छुपे होता है। और अभी भी अगर किसी को लड़की भी हो जाती है तो ठीक है, प्रॉब्लम तो नहीं होती, लेकिन फिर भी कहते हैं कि यार लड़का हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। इस तरह की चीज़ें हमें अभी भी सुनने को मिल जाती हैं। तो भाई एमटीपी की हम यही बात करते हैं कि एमटीपी क्यों, ज़रूरत क्यों पड़ती है। भाई ऑब्वियसली एमटीपी क्यों कराता है कोई, कि भाई अगर किसी को जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है, कि जो नहीं चाह रहा हो प्रेग्नेंट होना, उसलिए ठीक है। कई बार क्या होता है कि कैजुअली अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स से कि इंटरकोर्स हो जाता है कई बार, मतलब क्योंकि ओवुलेटरी फेज का पता नहीं होता है, कई लेडीज़ को नहीं पता होता है, तो उस टाइम पर उनको पता नहीं चलता और फीटस कंसेप्शन हो जाता है। कई केसेस मिल जाते हैं ऐसे, तो उनको एमटीपी करानी पड़ती है, किट लेनी पड़ती है कि भाई मैं कंसीव हो गई हूँ लेकिन अभी मेरा प्लान नहीं है फैमिली प्लानिंग का, ठीक है। अगर वो अनमेरिड हो, क्योंकि हमें पता है आजकल अनमेरिड केसेस में भी जो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं वो होते हैं, तो इस तरह की प्रेगनेंसीज़ को अवॉइड करने के लिए, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ तो करते हैं, जैसे कि कॉन्डोम हो गया, वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है, लेकिन कई बार वो एक रबर शीट ही तो है, फट जाता है, टोन आउट जाता है, तो उससे क्या होता है, स्पर्म अंदर चला जाता है और पता नहीं चलता, और उससे क्या होता है, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाता है। तो उस चीज़ को भी अवॉइड करने के लिए एमटीपी होता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो रेप विक्टिम होती हैं, अब उसमें तो उसकी कोई गलती नहीं होती है, तो इस तरह के केस में भी एमटीपी परफॉर्म हो सकती है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, एमटीपी हर किसी में नहीं हो सकती है। जैसे कई केसेस में क्या होता है कि एमटीपी कराने के लिए जाते हैं, लेकिन उसकी जो मेडिकल हिस्ट्री है, जो मदर की है, वो उसको मना कर देते हैं कि भाई अगर अभी मे बी अगर आप लोगों ने एक दो मूवीज़ में देखा हो कि भाई वो जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर इस बच्चे को गिराया गया तो फिर वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। एक बार अगर एमटीपी हो जाती है, अबॉर्शन हो जाता है, तो फिर आ गया था ये कभी माँ नहीं बन पाएगी। इस तरह के केसेस भी होते हैं, मतलब मेडिकल हिस्ट्री में। और कई बार ऐसे होता है कि अगर एक टाइम पीरियड निकल गया तो उसके बाद वैसे ही ये मदर के लिए हार्मफुल होता है, से अनसेफ होता है, और वी कैन से हम ये बात बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो एमटीपी होती है ना, अगर हम लोग मेडिकली देखें तो वो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो प्रेगनेंसी होती है ना, उसको 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। हमें पता है प्रेगनेंसी 9 मंथ्स की होती है, तो 9 मंथ्स को 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया है, 3 मंथ्स 3 मंथ्स, स्टार्टिंग के, मिडिल के और लास्ट के। तो जो 3 मंथ्स होते हैं उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, बीच के सेकेंड ट्राइमेस्टर और बाद के थर्ड ट्राइमेस्टर। तो एमटीपी को बोलते हैं कि भाई 12 वीक्स तक जो एमटीपी होती है वो सेफ़ होती है, मतलब उस टाइम पर जो खतरे होते हैं मदर को एमटीपी कराने से वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। वैसे एमटीपी जो होती है वो सेकंड ट्राइमेस्टर में भी हो जाती है, लेकिन थोड़ी सी रिस्की हो जाती है, क्योंकि देखो हमें पता है कि 3 मंथ्स के बाद में जो बेबी है वो बहुत अच्छे से इम्प्लांट हो चुका होता है, बिल्कुल ये लगा लो कनेक्शन इस तरह से बन चुका होता है उसका प्लेसेंटा के थ्रू कि एम्बेडेडमेंट मतलब इतनी हो चुकी होती है कि अब बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उसको खुद से मतलब सर्जिकली रिमूव करने में, ठीक है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो अबॉर्शंस होते हैं वो ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं। वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इज दैट अ मेजोरिटी ऑफ द एमटीपीज आर परफॉर्म्ड इलीगली बाय अनक्वालिफाइड क्वैक्स विच आर नॉट ओनली अनसेफ बट कुड फैटल टू। इसका मतलब क्या है कि कई देखो आजकल क्या हो गया है कि डॉक्टर्स वगैरह का तो ये हो गया कि भाई बिना इलीगल हो गया है कि अगर बिना किसी उसके, तो क्या होते हैं कई जो लेडीज़ होती है ना वो दाई वगैरह के पास चली जाती हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये इंडिया में काफ़ी लोगों को आती हैं इस तरह की चीज़ें भी करनी, ठीक है। तो अब क्योंकि वो अनक्वालिफाइड होते हैं उससे वो कर तो देते हैं, लेकिन उससे जो मदर है रिस्की तो होता है, अनसेफ तो होता ही है, लेकिन उससे मदर की जान को भी कई बार ऐसा भी होता है कि मर भी जाती हैं औरतें इस तरह के केसेस में, ठीक है। दूसरा एक और ट्रेंड क्या चल गया है कि भाई हमें किसी को ये पता चल जाए कि भाई लड़की है तो भी उसमें ये नहीं देखते हैं कि जो मदर है उसकी भी जान को खतरा हो सकता है, उनको बस लड़की नहीं चाहिए, ठीक है। तो एमनियोसेंटेसिस जो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ये एक तरह की टेक्निक होती है जिसमें क्या होता है जो अनबोर्न चाइल्ड होता है ना उसका सेक्स पता चल जाता है कि वो लड़का है या लड़की। वैसे आजकल एमनियोसेंटेसिस की ही नहीं जाती है टेक्निक, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस जो थी वो पहले जब शुरुआत की थी वो इसलिए की थी ताकि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को देख सके कि जो बेबी है उसके अंदर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो क्योंकि अगर जेनेटिक प्रॉब्लम होती है तो फिर हम लोग वहाँ पर उसको एमटीपी कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाके फिर दिक्कत
होगी होगी, ठीक है। लेकिन आजकल उस टाइम पर एमनियोसेंटेसिस से ये भी पता चल, क्रोमोसोम पता चल जाता है तो ये भी पता चल जाता है कि XX होगा या XY। अगर हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पता कर रहे हैं तो क्रोमोसोम में हमें ये भी तो पता चल जाएगा ना कि XX है या XY, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि वो फीमेल है या मेल। XX हुआ तो वो फीमेल और XY हुआ तो मेल। तो अगर XS होता है तो वहाँ पर बता देते हैं डॉक्टर्स कि भाई लड़की है, और फिर वहाँ पर वो उसको मेडिकली टर्मिनेट करवा देते हैं, ठीक है। तो इसलिए एमनियोसेंटेसिस आजकल परफॉर्म ही नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए लीगल लॉज वगैरह बन गए हैं, क्योंकि ये तो गलत होता है। MTP अगर ये पता चलता है सेकंड ट्राइमेस्टर में या उसके बाद भी, तो कई लोग ऐसे होते हैं ना कि भाई ठीक है हमें नहीं चाहिए, चाहे उसके लिए कितनी भी वो रिस्क लेना पड़ जाए मदर को। तो बहुत, अगर गाँव वगैरह में जाओ तो बहुत इस तरह के केसेस आजकल भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए काउंसलिंग करवानी चाहिए। कई लोगों को ये चीज़ वो करनी चाहिए कि भाई जो क्वाइटस है, इंटरकोर्स है, वो प्रोटेक्टेड हो, और ये बताया जाए कि भाई आप इलीगल अबॉर्शंस जो करवाते हो उसमें कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, ये भी बताएं। मतलब एक तरह से काउंसलिंग की जानी चाहिए हर पेरेंट, हर कपल की, कि भाई क्या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा सकती हैं, क्या चीज़ें, मतलब ये सारी चीज़ें काउंसलिंग एक तरह से ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी बहुत लोगों की सोच बदलनी ज़रूरी है कि भाई क्यों ये चीज़ें गलत हैं अगर हम लोग MTP का मिसयूज़ कर रहे हैं तो। ओके, नेक्स्ट हम लोग ये देख लेते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। देखो, अगर हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में बात करनी ज़रूरी है कि भाई कई बार क्या होता है कि हम लोग क्योंकि हाइजीन वगैरह का ध्यान नहीं रखते हैं, अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, तो उसके साथ में या फिर हम लोग हमें पता है कि हमें कोई प्रॉब्लम है और हम लोग प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करते, तो उससे हमारे पार्टनर को भी डिसीज़ हो सकती है अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ जो होती हैं वो डिसीज़ होती हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर ट्रांसमिट करती हैं, ठीक है। तो इसके क्या क्या वजह होती हैं ये भी हम लोग देखेंगे। डिसीज़ और इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, STDs और वनरियर डिसीज़, इनको VD या फिर STD का नाम भी देते हैं, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। ऑब्वियसली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ वो होंगी कहाँ पे, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही होंगी, ठीक है। और कई डिसीज़ तो ऐसी भी हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ जिनका कोई इलाज ही नहीं है, जैसे कि एड्स हो गई, इसका कोई इलाज नहीं है। हर्ब्स है, इसका भी कोई इलाज नहीं है, ठीक है, इनका कोई इलाज नहीं है, हर्ब्स का और एड्स का कोई इलाज नहीं है इनका, ओके। और भी डिसीज़ होती हैं, अगर हम लोग कॉमन STDs की बात करें, जैसे गोनोरिया हो गई है, गोनोरिया निजेरिया गोनोरिया से होती है, सिफिलिस ट्रैपोनीमा पैलिडम से होती है, जेनाइटल हर्ब्स एक तरह के वायरस से होती है, क्लैमिडियासिस एक तरह का बैक्टीरिया होता है, जेनाइटल वॉर्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस ये वो है, ट्राइकोमोनियासिस फ्लैजिलेटेड वो है प्रोटोजोआ। हेपेटाइटिस B, इसका भी कोई इलाज नहीं है, हेपेटाइटिस B का भी, मतलब ये है, ठीक है, इलाज मतलब ये ठीक नहीं हो सकती, क्योर नहीं हो सकती, यूँ तो थोड़ा बहुत कंट्रोल करने के लिए तो खैर दवाइयाँ होती हैं। तो STDs कई हैं जो ये हमने यहाँ पर नाम पढ़े हैं, ट्राइकोमोनियासिस, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्ब्स, ओके, क्लैमिडियासिस, जेनिटल वार्ड्स, हेपेटाइटिस B, काफ़ी कॉमन डिसीज़ हैं ये, ठीक है। और अगर हम लोग HIV की बात करें, जो एड्स फैलाता है, इसके बारे में तो हम लोग जो हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ है उस चैप्टर में पढ़ेंगे भी, ओके। देखो आगे लिखा भी हुआ है कि हेपेटाइटिस B एंड HIV कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ तो होती है ये कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर ट्रांसमिट करें, लेकिन इसके अलावा ये अगर इन्फेक्टेड निडल्स हैं या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन्फेक्टेड पर्सन की, या फिर जो ब्लड है, जैसे कि भाई जो ब्लड है, अगर इन्फेक्टेड ब्लड हमने अपने अंदर डोनेशन के लिए दे आए हैं और फिर वो किसी को चला दे, या फिर इन्फेक्टेड मदर है उससे उसके बच्चे को भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका हेपेटाइटिस B और जेनाइटल हर्ब्स एंड HIV इन्फेक्शंस एंड अदर डिसीज आर कम्प्लीटली क्योरेबल इफ़ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। ये एक्सेप्ट बताया हुआ है कि हेपेटाइटिस B, जेनाइटल हर्ब्स और HIV इन्फेक्शन, इन तीनों का क्योर नहीं है, लेकिन बाकी जो हैं अगर हमें अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो हम उनको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ जो क्योरेबल नहीं है वो कौन कौन सी नहीं है, हेपेटाइटिस B, जेनाइटल हर्ब्स एंड
HIV का इन्फेक्शन। बाकी ठीक हुआ जा सकता है अगर हमें स्टार्टिंग में पता चल जाए और हम लोग प्रॉपर केयर करें, ठीक है, क्योंकि इनके कुछ सिम्टम्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि बाकियों के लिए हमें पता है कि ये जेनाइटल डिसीज़ होती हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की, तो इचिंग हो गया या फ्लू डिस्चार्ज या पेन हो, जलन हो, स्वेलिंग हो जाए, ठीक है, इचिंग हो, जलन, थोड़ा सा डिस्चार्ज, स्मेल्स वगैरह थोड़ी सी आने लग जाए, तो इसका मतलब कि हमें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। शर्म की कोई बात नहीं होती है, सबको हो सकता है और इसके लिए ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा भी केस देखे गए हैं ये STDs में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से ना होके कई बार शेयरिंग से, जैसे कि हमने ऊपर बात की कि कई बार शेयरिंग वगैरह से, पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह यूज़ करने से भी हो जाते हैं हमें, ठीक है। लेकिन बेसिकली ऐसे होते हैं केस। हमने गोनोरिया और सिफिलिस में देखे हैं इस तरह के कि अगर जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, किसी को ये इन्फेक्शन हो रखी हो और हम लोग वो पब्लिक टॉयलेट यूज़ करें, फिर बाद में हम लोग भी, इसीलिए जब भी पब्लिक टॉयलेट यूज़ करें तो थोड़ा सा हाइजीन का ध्यान रखें, ओके। खैर आजकल हाइजीन का तो काफ़ी वो चल रखा होगा, सभी को किसी भी चीज़ में हाइजीन का थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके। इन्फेक्टेड जो फीमेल्स होती है में ऑफन बी असिम्टोमेटिक एंड हैंस में रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग, ठीक है, कि कई बार जो फीमेल्स होती है ना उनमें इन्फेक्शन का पता ही नहीं चलता क्योंकि हमारे अंदर जो फ्लू डिस्चार्ज होता है वो वैसे भी होता है, ठीक है। इचिंग वगैरह की भी हाँ भी हो सकता है, प्यूबिक हेयर्स वगैरह की वजह से होती हो, तो हमें कई बार पता भी नहीं चलता है और कई टाइम तक हम लोग ऐसे ही उसी के साथ रहते हैं, ठीक है। कई बार क्योंकि सिम्टम्स भी बहुत थोड़े होते हैं, ठीक है, तो हम इसलिए उनको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट भी नहीं कर पाते। और फिर दूसरा, हम लोग थोड़ा सा शर्माते भी हैं कि यार कैसे यार गायनी के पास जाएं, कोई देखेगा तो ये है कि ये गायनी के पास क्या करिए, समथिंग इस तरह का भी। इसलिए भी हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइम से डिटेक्ट नहीं हो पाता और हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं ले पाते हैं, और जिसकी वजह से बाद में जाके कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती है। और ये जो इन्फेक्शन है ये पेल्विक रीजन तक भी पहुंच जाता है, मतलब ऊपर भी पहुंच जाता है, ये वेजाइना से ऊपर पहुंच जाए, या फिर ऐसा भी होता है कि इन इन्फेक्शंस की वजह से अबॉर्शन तक भी हो जाते हैं, अबॉर्शन या फिर टाइम से पहले जन्म हो जाता है, ठीक है, टाइम से पहले कि 9 मंथ से पहले ही बच्चा डिलीवर हो जाए, और उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन तो होंगी क्योंकि फुल्ली डेवलप नहीं हो पाता। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है जिसमें जो बेबी है वो यूट्रस में इम्प्लांट ना करके फेलोपियन ट्यूब में हो जाए। अब फेलोपियन ट्यूब में उसको फिर बढ़ने का रास्ता ही नहीं मिलेगा ग्रोथ का, तो वो तो फिर वैसे ही अबॉर्शन होना है। इनफर्टिलिटी तक भी हो सकती है, मतलब वो रिप्रोड्यूस ही ना कर पाए। ऐसे केस भी मैंने देखे हुए हैं कि बहुत 12 15 साल हो गए उनको इन्फेक्शन की वजह से, और उनको डॉक्टर मना कर देते कि भाई आप तो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकते क्योंकि उससे पार्टनर में इन्फेक्शन का खतरा रहेगा, और रिप्रोड्यूस करने के लिए तो अनप्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। और ऐसा भी केस देखे गए हैं कि लंबे टाइम तक अगर इन्फेक्शन रहे तो कैंसर तक भी हो सकता है, सर्विकल कैंसर, ठीक है, और जो आजकल की लेडीज़ में काफ़ी है, ठीक है। तो ये हेल्दी सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, तो इसके लिए भी हमें थोड़ा सा जल्दी ही हमें प्रिवेंशन, डिटेक्शन और क्योर करवाने के लिए क्या चीज़ें चाहिए कि भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम ज़रूरी हो, ठीक है, कि भाई हमें एक तो अपना थोड़ा सा हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, और जो हमारी जो यंग जनरेशन है उनको इस बारे में थोड़ा सा अवेयर करना चाहिए, ठीक है। और वही आपने सुना होगा कि भाई प्रिवेंशन इज़ द बेटर देन क्योर, कि हम बचाव करके रखें, कि भाई सबसे पहला तो ये कि हम जिस पार्टनर को जानते ही ना हो उसके साथ इंटरकोर्स, फिज़िकल रिलेशन बनाने से बचें, या फिर एक से ज़्यादा पार्टनर्स से फिज़िकल रिलेशन बनाने से बचें। हमेशा अगर इंटरकोर्स करें अपनी पार्टनर से भी तो कोशिश करें कि भाई जो बैरियर मेथड है वो यूज़ करें, ठीक है। और अगर हमें कोई डाउट हो कि भाई मुझे इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर डिटेक्शन करवाएं, ट्रीटमेंट कराएं, डायग्नोस करें, जल्दी से जल्दी, उसको हल्के में ना लें, ओके जी। तो ये बात थी एसटीडी की। आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहता है दैट इज़ इनफर्टिलिटी, क्योंकि इसमें काफ़ी टर्म्स हैं, काफ़ी टेक्निक्स हैं, वो हम लोग इसके लिए एक अलग से लेक्चर प्रिपेयर कर लेंगे, ओके, बाय।